आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। देश में एक राज्य है हरियाणा और वहां एक जगह है कुरुक्षेत्र। इसी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, रण और धर्म का मर्म समझाया था। एक जगह कृष्ण कहते हैं, कभी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बीजेपी ने हरियाणा में जो फैसला लिया वह इस उपदेश के बहुत करीब है। 2024 का चुनाव है। 10 साल से एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे हैं। 5 साल से एक पार्टी सहयोगी की भूमिका में रही है जेजेपी। बीजेपी ने दोनों को बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह महाभारत जहां हुआ था, वहीं के सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। युद्ध में बलि किसी अपने की दी जाती है और उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, विजय। महाभारत की सीख का बीजेपी ने महाभारत की जमीन पर ही प्रयोग कर दिया। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर को हटा करके, और वे राज्य के इस तरीके से 11वें मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली। कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल। ये पांचों ही मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में भी मंत्री थे। हरियाणा में सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन सरकार बीजेपी की ही रही। बीजेपी से जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के अलग होने के बाद मनोहर लाल खट्टर मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा उन्होंने दे दिया। विधायक दल की बैठक हुई और नायब सिंह सैनी सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए। दिन भर का लब्बो-लुबाब यही है। कहा यह भी जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, अनिल विज और भव्य बिश्नोई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता अनिल विज जो पहले से मुख्यमंत्री थे, वे शपथ ग्रहण के समय अपने अंबाला वाले घर पर बने रहे। ये उनकी नाराजगी बताई जा रही है। अब बीजेपी ने सियासी शतरंज हरियाणा में खेली है, उसको समझते हैं। राजनीति जितना नेताओं के जरिए खेलने का मामला है, उतना ही हम जैसे लोगों के लिए समझने का मामला भी है, और आप दर्शकों के लिए भी। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जेजेपी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। तब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 90 सीटों वाली हरियाणा की विधानसभा में 41 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। ऐसे में उसने 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ गठबंधन किया। 6 जो निर्दलीय थे उनको साथ लिया और 1 सीट वाली हरियाणा लोकहित पार्टी भी आ गई। सरकार बन गई। बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों की संख्या थी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जेजेपी के गठबंधन से हटने के बाद भी संख्या बल के हिसाब से बहुमत के आंकड़े पर कोई संकट नहीं आया। जेजेपी के 10 सीट यानी कि उसके 10 विधायक अलग तो हुए, बावजूद इसके बीजेपी के पास बहुमत से 2 सीटें या 2 विधायक ज्यादा रहे। यानी कि समीकरण जो बहुमत का है वो बीजेपी ने अपने हक में बनाए रखा। सवाल ये है कि जब बीजेपी के पास निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी मिलाकर बहुमत था ही, तो फिर मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन है नायब सिंह सैनी जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया? इसे समझने से पहले ये तस्वीर देखिए। शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर ही बताने के लिए काफी है कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं। हरियाणा के ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी बीजेपी के बड़े ओबीसी नेता हैं। पार्टी में ओबीसी के नेताओं की जमात में उनका नाम सबसे आगे रखा जाता है।
अक्टूबर 2023 में ही उन्हें जाट नेता ओपी धनखड़ की जगह हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में वो कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। इससे पहले 2016 में मनोहर लाल खट्टर सरकार में राज्य मंत्री हो रह चुके हैं। पहली बार 2014 में अंबाला की नारायणगढ़ सीट से वो विधायक चुने गए। यानी कि जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें उनके करियर की शुरुआत 2014 में होती है। संगठन में काम करने का उनका अनुभव 28 साल पुराना जरूर है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से हरियाणा बीजेपी का अभिद्य किला है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 2019 में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। करनाल सबसे मजबूत गढ़ है। यहां के उम्मीदवार संजय भाटिया को 70% से ज्यादा वोट मिले थे। मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा सीटों का बीजेपी का टारगेट रखा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी काफी अच्छा रहा था। बीजेपी का जो वोट था 58.21% था, 58% से ज्यादा, जबकि जेजेपी को महज 4.9% और कांग्रेस को 25.51%, 25.5% वोट मिले थे। अन्य के खाते में 8.38% वोट गए थे। हरियाणा की 10 सीटों पर इस बार भी बीजेपी भगवा लहराना चाहती है। बीजेपी की इस प्लानिंग के रास्ते में जेजेपी आ रही थी। दुष्यंत चौटाला लोकसभा की 3 सीटों पर अड़े थे, यानी कि सीट शेयरिंग का पेच फंसा था और जेजेपी गठबंधन से बाहर हो गई क्योंकि बीजेपी उन सीटों को देने पर राजी नहीं थी या कह रही थी कि बाद में इस पर बात करेंगे। बीजेपी ने इस बार फिर से गैर जाट चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी रणनीति को बनाए रखा है। जेजेपी से अलग होना बीजेपी की सोची समझी स्ट्रैटेजी है, आप ये कह सकते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दूर निशाना साधती है। नतीजा जब आता है तब पता चलता है कि ऐसा था। दुष्यंत चौटाला जाट हैं, जाटों की राजनीति करते रहे हैं। अब जब जेजेपी एनडीए से अलग हो गई तो वे सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जाट वोट पर अब कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी तीनों दावेदारी करेंगे, उसमें तीनों बंटवारा करेंगे। तो 2 चीजें हो गई। एक तो सभी 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी लड़ सकती है, बीजेपी के साथ वैसा नहीं होता। वो 7 सीटों पर नहीं लड़ती, 3 सीटों पर मांगती, बीजेपी दे देती तो लड़ती। लेकिन अब खुला है, सभी 10 सीटों पर लड़ेगी और जाट वोट के बीच में सेंधमारी करेगी, तो वोट 3 दलों के भीतर बटेगा। मनोहर लाल खट्टर के करीबी और भरोसेमंद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से मनोहर लाल की नाराजगी भी दूर होगी, क्योंकि उन्हीं के मनमर्जी के आदमी को आपने कमान दी है। यानी कि कुल मिलाकर के जो कमान है वो खट्टर साहब के पास ही रह गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो बदल दिया, लेकिन इसका फायदा उसे नहीं मिलेगा। जाहिर है, इतना तो कहना बनता है। सुनिए। जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं। ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। कुछ बातें राजनीति में कहने के लिए होती हैं, क्योंकि वो हो रही होती हैं तो बताना भी जरूरी होता है। दुष्यंत चौटाला जब हिसार और भिवानी लोकसभा सीटों पर अड़े हुए थे तो मनोहर लाल खट्टर इसके लिए तैयार नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का एक धड़ा जेजेपी को 1 सीट देने पर सहमत था, लेकिन मनोहर लाल को इस पर भी ऐतराज था। खबर यह भी है कि हिसार सीट के जेजेपी में जाने की आशंका को लेकर ही बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे। मनोहर लाल खट्टर को अपना पद छोड़ना मंजूर था, लेकिन सीट शेयरिंग मंजूर नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। इसके अलावा 2-3 वजहें और मानी जा रही हैं। मुख्यमंत्री बदलने की, पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी अगर थोड़ा बहुत भी अगर है तो उससे वो पार पा लेगी। मनोहर लाल 9 साल 137 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं।
यानी कि लगभग 10 साल। जाट नेता बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि पार्टी के भीतर कुछ असंतोष हो सकता है। अगर खट्टर साहब को लेकर के है तो हम नेतृत्व को बदल करके उस असंतोष को भी खत्म कर सकते हैं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान की तरह यह भी संभव है कि मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी लोकसभा के चुनाव में उतारे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री बदल करके और बाजी पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेने का, ये बीजेपी के लिए फ्रूटफुल रहा है, फायदे का रहा है। इसके कई प्रयोग उसके हैं। त्रिपुरा में बीजेपी ने, आपको याद होगा कि मई 2022 के दौरान मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जो उसमें थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया और नए सीएम जो 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, माणिक शाह, उनको कमान दे दी। उनकी लीडरशिप में पार्टी ने 2023 में चुनाव लड़ा और जीता, दोबारा वे मुख्यमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद सीएम को लेकर के लंबे समय तक उठापटक रही। पार्टी ने पहले आनंदीबेन पटेल को कमान दी, इसके बाद विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बनाए गए। विजय रूपाणी के नेतृत्व में 2017 में चुनाव के दौरान 99 सीट्स आई थी और बीजेपी को लग रहा था कि इससे तो बहुत अधिक होनी चाहिए, तो हो सकता है कि लीडरशिप का मामला हो, तो ये खतरे की घंटी थी। तो 2022 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले बीजेपी आलाकमान ने गुजरात में सरकार बदल दी, पूरी कैबिनेट, और विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो 150 से ज्यादा सीटें जीतने का वो रिकॉर्ड बना गई। आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात विधानसभा चुनाव का रहा है। अब उत्तराखंड में बीजेपी ने 3 सीएम बदल दी। 2017 में चुनाव हुए, पार्टी जीती, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर तीरथ सिंह रावत को कुर्सी पर बिठा दिया गया। खास बात यह रही कि इसी साल जून खत्म होने के बाद एक बार फिर से पार्टी ने सीएम फेस बदला। सिर्फ 4 महीने तीरथ सिंह रावत रहे और जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। धामी की अगुवाई में पार्टी चुनाव जीत करके दोबारा सरकार में आई, लेकिन वो चूंकि खुद अपनी सीट नहीं बचा सके थे, इसलिए उनको फिर चुनाव लड़ा करके और मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट बीजेपी के कामयाब रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक को आप छोड़ दें तो कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाना बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ था। और अगर 4 में से 3 एक्सपेरिमेंट कामयाब हैं, इसका मतलब स्ट्राइक रेट आपका 75% है, और 75% स्ट्राइक रेट है तो हरियाणा में आप इसको आजमा सकते हैं और बीजेपी के लिए हर लिहाज से ये बेहतर फैसला रहा है। कर्नाटक की बात मैंने आपको बताई, उत्तराखंड की बात बताई, त्रिपुरा की बात बताई और गुजरात की बात बताई, और इन चारों राज्यों के लिहाज से हरियाणा हो सकता है कि अगली कड़ी हो। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।